नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से आया था। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आपकी प्रोफाइल को देखते हुए, वैसे YouTube पे बहुत सारे हजारों वीडियोस हैं जो कि एक्सपर्ट इनको बनाते हैं, स्पॉन्सर्ड बनाते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ आजकल इस सीरीज में, ये खास तौर से सिर्फ आपकी प्रोफाइल को देखते हुए, मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी प्रोफाइलिंग को देखते हुए उनको कस्टमाइज करके हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में बहुत सारी चीजें, आपके बहुत सारी क्वेरीज जो रह गई है, पिछली बार भी कुछ सवाल रह गए थे, उनके जवाब देने हैं मुझे। और किस किस टाइप आज का जो सेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। वीडियो थोड़ा छोटा ही होगा, लेकिन इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि किस किस टाइप की एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर सकते हो करंट सिनारियो में, क्या कहां से आपको निकल जाना चाहिए, कहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां आपको बने रहना चाहिए। तो लेट्स दोस्तों, बात हो रही थी कि एसेट क्लास, किस किस एसेट क्लास में हम कैसे कैसे निवेश कर सकते हैं, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या उनके फायदे हैं, क्या क्या उनके नुकसान हैं, ये सब हम बात करते हैं। जरा इधर आप फोकस कीजिए। तो सबसे पहले एसेट क्लास में सबसे पुराना है गोल्ड, और सबसे नया आप देखेंगे तो ये है, आप जिसके बारे में बहुत नया नई जानकारी आप लोगों को है, वो है सेंसेक्स या जो स्टॉक्स, शेयर बाजार जिसे हम कहते हैं। तो सेंसेक्स शुरू हुआ था 1979 में। 79 को हम जो बेस ईयर रख देते हैं, तो अगर 79 से लेके हम जो आज तक की जो जर्नी रही है, उसमें जो है क्या क्या रिटर्न्स मिले हैं, उनके बारे में हम जो है इसमें हम थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का रेट जो है 1979 में 937 रुपया था प्रति 10 ग्राम। अगर आपने उस समय 100 रुपए जो है इन्वेस्ट किए थे गोल्ड में, तो आज वो 4,800 4800 रुपए आज वो हो चुका होता एट द रेट ऑफ 9.9% के हिसाब से। एफडीज ने जो रेट दिए हैं वो लगभग एवरेज 7% के रेट दिए हैं अब तक, इस समय थोड़ा कम है। और 1979 में अगर 100 रुपए किसी ने एफडी में निवेश किए होते तो इस समय 2350 रुपया होता। अगर किसी ने इंश्योरेंस यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में अगर इन्वेस्ट किया होता तो 100 रुपए इस समय 1090 रुपए हो चुके होते एट द रेट ऑफ 6%। वैसे इसको जो है एसेट क्लास ना ही कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। प्रॉपर्टीज जो है, इसमें अगर किसी ने मान लिया कि 100 रुपए उस समय इन्वेस्ट किए होते 1979 में, तो इस समय 15,000 रुपए हो चुके होते एट द रेट ऑफ 13%। अगर किसी ने स्टॉक्स में, शेयर बाजार में 100 रुपए बड़ी टॉप की 30 कंपनी में लगाए होते बराबर बराबर, तो 100 रुपए इस समय 33,700 हो चुके होते एट द रेट ऑफ 15.2%। 41 साल की जर्नी। अब बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स में अगर 100 रुपए किसी ने लगाए होते 1979 में, तो वो लगभग स्टॉक्स के हिसाब से रिटर्न देता है, क्योंकि लेकिन म्यूचुअल फंड्स को जो है बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स इसको मैनेज करते हैं, इसलिए वो इंडेक्स से या शेयर बाजार से, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, हाइब्रिड हो, सब में वो जो है 3% से लेकर 4% तक वो ज्यादा रिटर्न्स या बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए अब अगर आप इधर ध्यान दें तो ये जो है इस समय ये काफी ऊपर होता सेंसेक्स, शायद 50 या 55,000। तो ये तो थे जो कॉमन जो एसेट क्लास है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ और भी है, जैसे कि कुछ और भी टूल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, जैसे एनपीएस है, पीएफ है, सुकन्या है, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस है। इनमें जो है कुछ कैप लगा होता है, यानी कि 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस और भी हैं कि इसमें आप जो है पार्शियल विड्रॉल ही कर सकते हैं, तुरंत विड्रॉल नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, इनके बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं एक आगे, इससे आगे इन्हीं टूल्स के बारे में कि कैसे इनमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अब कैपिटल की अगर बात की जाए, गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल, मॉडरेट कैपिटल की जरूरत होती है। अगर आप ज्वेलरी बनाते हैं तो लगभग 30-40 हजार रुपए तो कम से कम आपको चाहिए होंगे। लेकिन अगर आप बॉन्ड्स में करते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स में, अगर आप बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, या जैसे कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स जो है चला आ रहा है आजकल, तो इसमें जो है एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि आपको लगभग इसी वैल्यू के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। अगर कम होगा, ज्यादा होगा, तो उसी हिसाब से आपको। एफडीज में जो है आपको अमाउंट बहुत कम चाहिए होता है। जैसे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स आप 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें जो है एसआईपी भी आप शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में बहुत कम एफडीज में जो है लगभग 2,000-1,000 से भी आप जो एफडी शुरू कर सकते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है। यूलिप में भी लगभग जो है 1,000, 2,000, 10,000 से आप शुरू कर सकते हैं यूलिप प्लान्स को, लेकिन ये जो है इसको मैं रिकमेंड नहीं करता।
प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट बहुत हाई, इसमें कैपिटल की जरूरत होती है, लगभग 30, 40, 50 लाख रुपए आपको इसमें चाहिए, तब आप कैपिटल में घुस सकते हो, कैपिटल मार्केट में घुस सकते हो। तो रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा हाई कैपिटल चाहिए। इंडेक्स यानी कि शेयर बाजार में ये बहुत कम इसमें कैपिटल चाहिए होता है। आप 80 पैसे से 1 रुपए से भी आप जो है कोई स्टॉक आप खरीद सकते हैं शेयर बाजार में। आप अगर आप आरकॉम का, अनिल अंबानी के आरकॉम का अगर आप शेयर लेते 2008 में, तो 881 रुपए का मिलता एक शेयर। आज उसकी कीमत जो है 80 पैसा, यानी कि 80 पैसे में भी आप जो है शेयर बाजार में आप एंटर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी जो है लगभग 250 से लेके 500 से लेके इस तरह से SIP से आप जो शुरू कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में बहुत स्मॉल अमाउंट इसमें चाहिए होता है, 500 रुपए से भी आप म्यूचुअल फंड्स में एंटर कर सकते हैं। अब रही बात इन्हीं की लिक्विडिटी की, गोल्ड में रिटर्न्स भी बढ़िया, लेकिन लिक्विडिटी इसमें ठीक ठाक है, यानी गोल्ड को आप जब मर्जी तब आप बेच सकते हो। अगर वो फिजिकल गोल्ड नहीं है, तो अगर वो ज्वेलरी है, किसी गोल्ड स्मिथ के पास, किसी ज्वेलर के पास जाओगे तो उसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह काट के वो काफी जो है कम आपको रिटर्न्स उसमें मिलते हैं, FD के रिटर्न मिलते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड्स में आपने निवेश किया है तो बॉन्ड्स आपको जो आज का रेट जो होगा मार्केट रेट उसी के हिसाब से, यानी कि लिक्विडिटी इसमें पूरी है, बहुत हाई लिक्विडिटी है। FDs में भी पूरी हाई लिक्विडिटी है, बशर्ते आप FD को अगर आप तोड़ दें तो 100% लिक्विडिटी है। अगर आप मैच्योर होने तक का इंतजार करते हैं तो आपको उस हिसाब से आपको रेट मिलते हैं। इंश्योरेंस यूनिट की हम बात नहीं करते क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। प्रॉपर्टीज में जो है लिक्विडिटी जीरो है। जब आपको प्रॉपर्टी में पैसा चाहिए होगा उस समय वो बिकता नहीं है। प्रॉपर्टीज में सपोज आपने 50 लाख इन्वेस्ट किए, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप एक कमरा या एक गज आप बेच नहीं सकते, आपको मार्केट में आपको खरीदार मिलता नहीं है टाइमली, और जब आप बेचने जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले 10 साल के अंदर प्रॉपर्टीज ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं। नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद और लॉकडाउन के बाद जो प्रॉपर्टीज के दाम बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, और इसका फ्यूचर में अभी फिलहाल अगले 5-6 साल तक कहा नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट है इंडेक्स फंड्स यानी स्टॉक्स। स्टॉक्स में जो है जैसे मैंने कहा कि इसमें लिक्विडिटी 100% है। जब मर्जी आप स्टॉक्स में जो है निवेश कीजिए, जब मर्जी आप इन्वेस्ट कीजिए, तुरंत 1 सेकंड के अंदर आप उससे निकल लीजिए। पूरा ट्रांसपेरेंसी है इसमें, आप जितना मर्जी उतना पैसा लगाइए, जो भी उस समय वैल्यू रहेगी उससे आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक की तरह ही काम करता है। इसमें आप जितना मर्जी उतना पैसा लगाइए, और चाहे ऊपर या नीचे मार्केट डाउन होगा तो उस हिसाब से आप इसको रिडीम कर सकते हैं। लिक्विडिटी 100% लिक्विडिटी है। नेक्स्ट है रिस्क एंड रिवार्ड, यानी कि जितना आप रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से आपको रिवार्ड्स मिलते हैं। तो सोने में रिस्क एंड रिवार्ड दोनों जो है लो है, यानी कि सोने में रिस्क जो है काफी कम है, रिवार्ड्स भी ठीक ठाक है। यानी कि सोने में जोखिम अगर 4-5 साल का होराइजन लेके चले तो सोने में जो है कोई रिस्क नहीं है, रिवार्ड्स ज्यादा है। अब FD में जो है कोई रिस्क नहीं है, रिवार्ड्स पे एक एवरेज रिवार्ड आपका मिल जाता है, 7% के करीब है इस समय, जो है 5.5-6% के करीब इस समय है। यूनिट प्लान को आप छोड़ दीजिए। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में बहुत हाई रिस्क है, बहुत हाई रिवॉर्ड भी है, लेकिन इसमें पैसा बहुत चाहिए। अगर आप कभी अचानक वहां से कोई फ्लाईओवर चला गया, किसी बड़ी कंपनी ने उसे खरीद लिया, कोई मॉल बन गया, शॉपिंग मॉल बन गया, तो हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी दे दे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे नोटबंदी हो गई थी, ये आमतौर पे ये जो प्रॉपर्टी मार्केट जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है, इसलिए इसमें रिटर्न्स की गुंजाइश कम हो रही है धीरे धीरे। म्यूचुअल फंड्स में भी सेम है। म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में दोनों टूल्स आपके पास हैं। आप चाहें तो रिस्क को लो करने के लिए आप डेट फंड्स में जा सकते हैं, और रिस्क इक्विटी फंड्स में रिस्क जो है बराबर रहता है, ज्यादा रहता है। तो ये आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप जो है चुनते हैं कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट टूल आपको चुनना है, कौन सा एसेट क्लास आपको चुननी है। अब अगर आगे मैं बता दूं कि आगे मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जरा आप इधर ध्यान दीजिए कि इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके क्या क्या, या आपका जो एडवाइजर और जो हमारे जैसे ब्रोकर होते हैं, एडवाइजर होते हैं, वो आपके क्या चीजें उन्हें देखनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको कई बार लगता है कि प्रॉपर्टी में कर लेते हैं, कई बार लगता है म्यूचुअल फंड्स में कर लेते हैं, कई बार लगता है गोल्ड में कर लेते हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, आपकी एज, बहुत सारी चीजें उसमें है। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए, आपको क्या इनमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात होती है आपकी एज क्या है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपकी एज 18 साल है, स्टूडेंट्स है, तो आप किसी म्यूचुअल फंड्स में या आप 100 रुपए की SIP या आप FD भी कर सकते हैं, या आप सेविंग अकाउंट में जा सकते हैं। 25 साल की आपकी नई जॉब है तो आप जो है म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं।
ठीक है, आप गोल्ड की एसआईपी कर सकते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। 40 साल वाला जो है इसमें जो इक्विटी में बराबर बहुत ज्यादा हिस्सा उसे नहीं रखना चाहिए। 60 साल के बाद तो जो है ना तो स्टॉक्स में जाना चाहिए, ना गोल्ड में जाना चाहिए, ना इक्विटी में जाना चाहिए, सिर्फ डेट में जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, आपकी स्टडी इनकम आ रही है, तो आप जो है उस हिसाब से, और आपकी एज क्या है उस हिसाब से आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है थोड़ा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है, जॉब कभी भी जा सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो उसे उस हिसाब से जो अपनी रिस्क एपिटाइट उसको रखनी चाहिए। बिजनेस वाले के पास कभी लमसम बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी महीनों, जैसे आजकल लॉकडाउन की स्थिति है तो उनके लिए संकट भी आ सकता है, तो उन्हें इस हिसाब से अपना एक कॉर्पस सेफ रखना चाहिए। इनको म्यूचुअल फंड्स में जो है बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रखना चाहिए, इनको जो है इक्विटी में ज्यादा नहीं रखना। म्यूचुअल फंड्स का आप डेट में रख सकते हैं, इक्विटी में नहीं। अब जैसे आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का सपोज आप चाहते हैं उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, आपको लैंड है तो आप उसको कुछ हिस्सा जो है उसका लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ हिस्सा जो है गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ हिस्सा स्टॉक्स में मत आइए, स्टॉक्स जो है रिस्की काम है। ठीक है, होम मेकर हाउस वाइफ्स हैं, उनकी थोड़ा बहुत जो सेविंग रहती है घर में, तो वो भी आप जो है कर सकते हैं। कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई म्यूजिक सिखा रहा है, कुछ भी, तो आप उस हिसाब से आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे लेवल पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि लाइबिलिटीज, अगर आप सपोज आपको जो है अभी 21 साल का कोई बच्चा है, उसको जो है अभी हायर एजुकेशन के लिए जाना है, अभी उसकी हायर एजुकेशन है, मैरिज है, उसके बाद किड्स हैं, ठीक है, किड्स की एजुकेशन है, हायर उनके हायर, इस हिसाब से आपकी लाइबिलिटी के हिसाब से आपको देखना है कि मुझे पैसे की जरूरत कब कब पड़नी है, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको तुरंत जरूरत पड़ने वाली है अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर, तो आपको म्यूचुअल फंड से, स्टॉक्स से, गोल्ड से बचना चाहिए। आपको सिर्फ जो है अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए, एफडी में भी नहीं। गोल्स आपके फिक्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब, क्या आपका 1 साल का गोल क्या है, 2 साल में आपको क्या चाहिए, कार चाहिए, जो भी आपको चाहिए, शादी होनी है, बच्चों की हायर एजुकेशन है, क्या है, उस हिसाब से आप अपना गोल जो है फिक्स कीजिए। उसी हिसाब से जो है आपकी प्रोफाइलिंग की जाती है, उसी हिसाब को आप जो है ये सारी एसेट क्लास, ये जो जैसे मैंने कहा कि गोल्ड है, एफडीज है, इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टीज है, इनमें आपको उसके बाद इसको कूदना चाहिए। और रिस्क एपिटाइट सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जिसके हम प्रोफाइलिंग हम करते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं, क्या क्या एसेट क्लास हैं, और आपको क्या क्या सावधानियां उसमें रखनी चाहिए, और आप किस हिसाब से उसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए। ये जो है प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के आप जो है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।